टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रबोध पांडे और तो और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स और तो और ज्योग्राफी पढ़ाया करूँगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा कि मनी है तो है क्या। हमने ये पढ़ा कि मनी के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूंगा कि कृपया जाके पहले उसको देख के आएँ और तो और समझें कि मनी क्या है, तभी आप लोग बैंकिंग पे आना, वरना आप लोगों को इसके टर्म्स मुझे नहीं लगता समझ में आ पाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मनी के बारे में, पर एक चीज़ हम लोग पढ़ना भूल गए थे। वो था कि भाई मनी वर्सेस हाई पावर्ड मनी, कि आखिरकार मनी और हाई पावर्ड मनी में ऐसा क्या डिफरेंस है, इनका क्या मतलब है। तो मनी का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही एक साधारण सी भाषा में इसका मतलब बताया था। और अब इसी में ही हमारे जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और एक आता है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। और वहीं पे अगर मैं हाई पावर्ड मनी की बात करूं तो उसमें आता है हमारा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और तो और कैश रिजर्व्स विद द बैंक। जो जो हमारे कैश के रिजर्व्स होते हैं हमारे बैंक्स के पास, या फिर मैं कहूँ हमारे बैंक्स के पास, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये तो कॉमन ही है दोनों में, है ना। ये कॉमन ही है, यानी कि करेंसी हेल्ड विद पब्लिक कॉमन है दोनों में। बस जो डिफरेंस है वो है कि मनी में आपके डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं और तो और हाई पावर्ड मनी में आपके कैश रिजर्व्स विद बैंक आते हैं। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, कैश रिजर्व्स प्लस करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक को, तो मुझे मिल जाएगा हाई पावर्ड मनी। और अगर मैं ऐड कर दूं करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स तो मुझे मिल जाएगा मनी। तो ये एक छोटा सा एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग से। जब भी मैं आपसे बैंकिंग की बात करूँगा आपके मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आना चाहिए कि भाई कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, बैंकिंग है तो है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल बैंक्स कुछ नहीं है। कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि वो लोग फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखते हैं, सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं। कमर्शियल बैंक्स मैं पूरा ही लिख देता हूँ वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा मेरी हैंड राइटिंग को, ठीक है। तो अब आता है कि भाई हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एक पहल तो है हमारे क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्या करते हैं, जो पहले तो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और तो और हमें लेंड आउट करते हैं लोन्स, यानी कि हमें एडवांसिंग ऑफ लोन्स करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये है हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब अगर मैं आपको बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो फिर मैं कुछ पॉइंटर्स देना समझूंगा आपको। इसमें से पहला पॉइंटर ये है कि कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड आउट दिस मनी, जिसको आप लोग लोन भी कहते हो, टू कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो जो एक ज़रूरी बात है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनका मेन मोटिव ही होता है कि भैया हमें प्रॉफिट कमाना है। जैसे कि ये भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप लोगों के पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं आप में, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट्स। आपके पेरेंट्स आप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो एक सोच के ही कर रहे हैं ना कि आप लोग कुछ भैया करेंगे अच्छे से, ना आपके नंबर आएंगे अच्छे से, तो इसीलिए वो भी आप में इन्वेस्ट करते हैं। और तो और बैंक का भी कुछ यही हाल है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कमर्शियल बैंक्स कुछ ना फंक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने मनी के फंक्शंस पढ़े वैसे ही अब है हमारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस। मैं इसको CV में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को PPT से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को PPT से समझ में आता होगा, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, है ना, फैक्चुअल बेस्ड हैं। तो इनको लिख लिख के आप भी करना, आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो पहले हम लोग आते हैं भैया प्राइमरी फंक्शंस में, फिर आएंगे हम लोग अदर फंक्शंस में। प्राइमरी फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एक कंपोनेंट होता है हमारा, वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा होता है क्या, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। यानी कि जो बैंक है उसका एक प्राइमरी फंक्शन है कि वो आपको लोन देना है,
कि उसको लोन आपको देना ही पड़ेगा अगर आप पे इनफ सिक्योरिटी होगी, अगर आप पे इनफ कोलैटरल होगा उसी के बेसिस पे, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट्स का तो मतलब आप लोगों को पता ही है, जो लोग हम लोग अपना बैंक में जैसे कि सेविंग्स करी या फिर कुछ पैसा हमने डिपॉजिट करा, वही हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और तो और इस पैसे को हम लोग निकाल भी सकते हैं, परंतु हम लोग फिक्स डिपॉजिट को नहीं निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से बता रखा है। और अब हम लोग आते हैं कि हमारे अदर फंक्शंस क्या हैं, किसके, कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल बैंक्स के अदर फंक्शन में आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, और तो और आता है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये मैं लिख नहीं पाऊँगा, पर आप लोग लिख लेना, इसको ज़रूरी है ये, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं तो हैं क्या। प्राइमरी फंक्शंस में हमारा एक सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्या, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। उसके बाद कहीं पे आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या हैं? दीज डिपॉजिट्स आर रीपेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड थ्रू द मीन्स ऑफ अ चेक. Banks do not pay any interest on these deposits. Instead, bank impose service charges on them. And also there are no restrictions on the number of transactions in these deposits. करंट अकाउंट डिपॉजिट का आप एक यही सिंपल सा एक मतलब समझिए कि इसको आप मान लीजिए कि आपके पास इतने पैसे हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स की सैलरी आई उनके अकाउंट में, तो फिर मान लीजिए कि वो है ना करंट अकाउंट डिपॉजिट का ही एक, उसको आप मान के चलिए, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप लोग करंट अकाउंट डिपॉजिट के तरीके से समझेंगे, फिर क्या होगा कि जो बैंक है वो कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में एफडी कहते हैं हम लोग इसको, एफडी है ना, या फिर मैं कहूँ आपको टीडी, टर्म डिपॉजिट। इसमें जो बैंक है ये आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, या माफ़ कीजिएगा, आपको कुछ इंटरेस्ट देता ही है, ठीक है। ताकि जो आपका पैसा है वो खाली ना पड़ा रहे, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहे, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते जाएं उसमें, है ना। इसलिए तो लोग अपना पैसा फिक्स करवा देते हैं, ताकि उन्हें 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैच्योर हो जाएगा उनका एफडी, तब उन्हें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, है ना। यही होता है एक सिंपल सा मतलब। बस डिफरेंस यही है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट आप लोग कभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कभी भी आप बैंक से जाके निकाल सकते हो। किस चीज़ के माध्यम से? आप लोग इसको चेक के थ्रू इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। परंतु जो फिक्स डिपॉजिट है यहाँ आपको मैच्योरिटी के बाद ही मिलेंगे। यहाँ तो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी, पर उसमें फ़ायदा नहीं होता है ना। तो बस यही था इसमें जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आता है, जो होता है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है, मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ, नोट करते चलिएगा। पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, ठीक है। यानी कि एक जो व्यक्ति है, एक जो पर्सन है, वो अपना एक सेविंग का डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। कैसे? बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, बहुत ही कम धनराशि को, है ना, बहुत ही कम पैसे को डिपॉजिट करके एक स्मॉल सम ऑफ मनी से वो अपने अकाउंट खुलवा सकता है। काफ़ी तो ज़ीरो अकाउंट बैलेंस पे भी खोल लेते हैं सेविंग अकाउंट्स, काफ़ी बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, है ना। इसमें जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो या फिर अभी आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो फिर आप लोग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पे भी आप लोग एक अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, दीज डिपॉजिट्स कंटेन फीचर्स ऑफ बोथ करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। यानी कि जो हमारे सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं मैं कहूँ, ये दोनों के ही इसमें जो है कुछ ना कुछ गुण मैं कह लूँ या फिर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अ पर्सन कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड मेक एडिशनल डिपॉजिट एट विल, बट देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स. ऑल्सो अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय द बैंक ऑन दिस डिपॉजिट। यानी कि भाई बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, परंतु बहुत ही कम इंटरेस्ट देगा। इसका बहुत ही ईजी सा मतलब
है ना, साधारण शब्दों में यही मतलब है। और अब एक हमारा दूसरा पार्ट आता है जो आता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। क्या है ये एडवांसिंग ऑफ लोन्स? ठीक है, आप लोग इसको समझते जाना, मैं इसलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ। एडवांसिंग ऑफ लोन्स यानी कि AL। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या होता है। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है कैश क्रेडिट, CC लिख दे रहा हूँ, और दूसरा होता है लोन्स एंड एडवांसेस, LA लिख दे रहा हूँ। तो कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट रेफ़र करता है कि जो लोन हमारा जो बैंक देता है किसको, बोरोअर को, अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। यानी कि जो बैंक है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो अपना जो पैसा है वो रिकवर करवा पाए। तो वो क्या करता है, इट रिफर्स टू अ लोन गिवन बाय द बैंक टू द बोरोअर अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ गए, जैसे कि आपके भाई बॉन्ड्स आ गए, स्टॉक्स आ गए, है ना, कोलैटरल में कह लूँ, और तो जो अदर सिक्योरिटीज़ हो गई। फिर दूसरा पॉइंटर है कि द बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर। यानी कि जो बोरो कर रहा है, यानी कि अगर मैं जाऊँ और मैं अगर बोरो करूँ तो फिर मेरे नाम पे एक अकाउंट खोलेगा, और तो और इट विल अलाउ मी टू विड्रॉ द बोरोड मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि भाई अब मैं बोरोअर हूँ तो फिर मैं टाइम टू टाइम उस मनी को मैं निकाल भी तो सकता हूँ। मैं पैसे भर के तो कुछ कर नहीं पाऊँगा ना बैंक में, तो खर्च ना कहीं तो मुझे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और तो और जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन एंड नॉट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। यानी कि अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मानिए मैंने 20 लाख का लोन मांगा, पर मैं उससे धीरे धीरे करके मैंने मान लीजिए 9 लाख निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या बैंक मेरे पूरे उस पर ही लोन यानी कि मैं कह दूँ इंटरेस्ट लगाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जितना अमाउंट निकाला है वो उतने पे ही मेरा लोन, मैं कह दूँ लोन, माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा मेरा। ठीक है, और ये आता है हमारा कैश क्रेडिट में। और अगर मैं आपको कहूँ कि एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या आता है, या फिर लोन्स एंड एडवांस में क्या आता है, ये एक बहुत ही एक आसान से डिफरेंस है इसमें, कि इसमें आपका पूरे अमाउंट पे नहीं लोन कह रहा हूँ, इंटरेस्ट आता है आपका, या फिर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। इसमें जो बैंक है वो आपके पूरे अमाउंट पे आपका जो है इंटरेस्ट लगाएगा। यानी कि अगर मैंने 20 लाख का लोन ले लिया तो फिर जो मुझे इंटरेस्ट का होगा, जो भी कार्य होगा मैं कहूँ, या फिर जो भी मुझे करना पड़ेगा, है ना, जितना भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ मुझे लौटाना पड़ेगा, वो मुझे इस पूरे के पूरे अमाउंट के साथ लौटाना पड़ेगा। यानी कि मुझे 20 का 25 लाख देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही था इसमें आपका क्या, इसके साथ हमारा क्या ख़त्म हुआ, प्राइमरी फंक्शंस समाप्त हुए हमारे। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं अदर फंक्शंस पे। अदर फंक्शंस हमारे हैं तो हैं क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अदर फंक्शंस। और अदर फंक्शन में क्या क्या आता है हमारा, इसको मैं OF लिख देता हूँ। अदर फंक्शन में हमारे पहले आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या हो गया, पॉइंटर्स हैं, अच्छे से लिखते जाइएगा, बोर्ड्स में लिख के आएंगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो क्या होता है कि जो बैंक है उसका एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, और वो होता है कि वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको अलाउ करती है कि भाई आप विड्रॉ कर लो ज़्यादा मनी की, जितना मान लीजिए मेरे बैंक में 5 लाख है, पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के द्वारा मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैंने 5.5 लाख अपने बैंक से निकाल लिए, पर वो शॉर्ट टर्म ही होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में बैंक को लौटाऊँ ही ना, मुझे लौटाने पड़ेंगे। अप टू मैं आपको एक पॉइंटर दे देता हूँ इसका, एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउज यू टू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट दैन इज़ अवेलेबल इन योर बैलेंस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेरे भाई बैंक में कम पैसा है, कम धनराशि है, पर मैंने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया, एक्स्ट्रा अमाउंट सैंक्शन करवा लिया अप टू अ प्री अप्रूव्ड लिमिट। यानी कि पहले से अप्रूव्ड लिमिट आती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं बैंक्स के भी अपने, तो उसी की वो प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है। एसेंशियली एक्टिंग एज अ शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट। ये आपका शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लोन क्या होता है आपका, लोन होता है आपका लॉन्ग टर्म। मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स की मैं बात करूँ, जैसे हाउसिंग लोन्स हो गए, कार लोन हो गया,
राइट। और एक आता है हमारा एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या हो गया? एजेंसी फंक्शन में आ जाता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स आ गया, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ आ गई, है ना। सिक्योरिटी में मैं आपको एग्जांपल दूं तो सिक्योरिटी में आप लोग एक साधारण सा एग्जांपल दूं तो भैया आपके स्टॉक्स आ गए, आपके बॉन्ड्स आ गए, है ना। ये सब आ जाते हैं आपके सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स एंड एक्सेट्रा। इसका मेन मुद्दा यही था कि भाई सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड कलेक्शन पेमेंट ऑफ चेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सेल ऑफ सिक्योरिटी, या फिर नहीं, मैं यहाँ पे एजेंसी फंक्शन लिखूँगा, एजेंसी फंक्शन। और अब एक आता है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसको मैं डिनोट करूँगा GUF से। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन ये होता है कि जो बैंक है वो आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे क्या? जैसे कि भाई आपको लॉकर फैसिलिटी हो गई, भले ही आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, भले ही आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, पर बैंक तो आपको प्रोवाइड करा ही रही है ना। उसने तो आपको ये फैसिलिटी प्रदान कर दी कि भाई आप लॉकर की फैसिलिटी को यूज़ करो, है ना, उसका आप लाभ उठाइए। और क्या हो गया? अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ हो गया, यानी कि जो बैंक है वो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट भी कर सकता है ना। और तो और इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। तो ये कुछ हमारे थे जनरल यूटिलिटी ऑफ फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ध्यान से करिएगा, अच्छे से करके जाइएगा। अब आता है हमारा मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन के मैं अब आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, और तो और मैं आपको इसको आसान शब्दों में बताऊं। मनी क्रिएशन को क्या कहते हैं हम लोग? एक शब्द है इसका, जिसका है, उसको चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, वरना ये तो बहुत ही गंदे से लिखा जा रहा है। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, CB। ये पूरा है मेरा मनी क्रिएशन बाय दिस कमर्शियल बैंक। तो क्या होता है कि इनिशियल डिपॉजिट से, मैं आपको भी बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इनिशियल डिपॉजिट से जो बैंक होता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनाता है, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं वो इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा होते हैं। और कैसे होते हैं अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी मैं आपके इसके पॉइंटर्स पढ़ता हूँ कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक बैकबोन है किसी भी कमर्शियल बैंक का, कि वो अपनी मनी क्रिएशन पे काम करे, वो अपनी मनी क्रिएशन का कार्य करे, है ना। तो क्या होता है कि इसका यही मतलब है कि क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स थ्रू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स का आप लोग मतलब समझते हो गए। इनिशियल डिपॉजिट्स का मतलब हो गया जो इनिशियली जो पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, जो सबसे पहले डिपॉजिट हुआ है वो इनिशियल डिपॉजिट हो गया। और सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया जो आपके सेकेंडरी टर्म्स में आता है ना, जो आपके इनिशियल के बाद आ गया, पहले के बाद दूसरा, वो क्या हो गया? सेकेंडरी। पहला वाला हो गया प्राइमरी या फिर इनिशियल, मैं आपको बोलूँ, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। इस कार्य के बलबूते पे जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रिएट क्या कर पाते हैं? मैं पैसा बोलना गलत होगा, पर इसका क्रेडिट ही सही वर्ड है, लिख के आइएगा अपने बोर्ड्स में भी, ठीक है। विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन सेकेंडरी डिपॉजिट्स हमारे इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा होते हैं, किसमें? मात्रा में, कहीं ज़्यादा उसका अमाउंट होता है। अब कुछ पॉइंटर्स और हैं। द होल कि मैं आपको बताता हूँ कि द होल ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज वन यूनिट। यानी कि हम लोग किसके अंडर में आते हैं? हम लोग सरकार के अंडर में आते हैं। वैसे ही सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स भी किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल बैंक के अंडर में आते हैं, जो है हमारा एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, किसका? हमारे देश का। और हर अलग अलग देश में अलग अलग एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं। किसी भी मतलब विश्व में कोई एक ऐसा, मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई ऐसा सेंट्रल बैंक है जो हर एक को कंट्रोल कर पाए, है ना। हर एक देश में अपना अपना एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ही है। और तो और ऑल मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन एन इकॉनमी आर रिलेटेड थ्रू बैंक्स, आर रूटेड थ्रू बैंक्स, ठीक है। यानी कि आप जितनी भी जो हमारी मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, जितना भी हमारा पैसे का जो खेल है, जितने भी हमारे जो फाइनेंसेस हैं इंडिविजुअल के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, एक इकॉनमी में ये सारे के सारे बैंक्स के थ्रू ही रूटेड होते हैं।
और तो और एक अगला पॉइंट ये भी है कि बैंक्स ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल द डिपॉजिटर्स विल नॉट विदड्रॉ देयर डिपॉजिट्स एट द सेम टाइम। यानी कि मैं ऐसा नहीं, अगर मैं बैंक हूँ मान लीजिए, तो मैं ये माना के चलता हूँ कि मेरे पास इतने सारे लोग, सारे के सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे अपना पैसा निकलवाने, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए मेरे पास 5 लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, ये तो बहुत ही कम मैं उसमें ले रहा हूँ, पर आप इसको एक एग्जांपल में समझे कि मान लीजिए 5 लोगों का पैसा मेरे पे इन्वेस्टेड है, 5 लोगों ने मेरे को अपना अपना पैसा दे दिया है। तो मैं ये मना के चलूँगा कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि पाँचों के पाँचों मेरे सामने अभी आके खड़े हो जाएं और कहने कि लाइए अब हमारा अपना पैसा दीजिए। ऐसे ही हमारे बैंक्स भी इसको नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझाऊंगा, पर इससे पहले अब आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मैं कहूँगा, जो है LRR। LRR का फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है, ये बेसिकली एक फिक्स्ड सम है आपका कि इतना मिनिमम आपको कैश डिपॉजिट्स रखना ही होगा। किसको रखना होगा, कमर्शियल बैंक्स को रखना होगा। और ये किसने बोला, हमारे बोला ये सेंट्रल बैंक ने, यानी कि RBI ने। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, RBI ने। ये हमारे होते हैं भैया कैश रिजर्व्स, और कुछ नहीं होते हैं। और अब मैं बोलूँ कि इनके जो है 2 कंपोनेंट्स और आ जाते हैं हमारे पास। जो 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पे, कैश रिजर्व रेशियो और तो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। CRR क्या होता है, CRR एक पार्ट ही है LRR का, जो एक सेंट्रल बैंक को रखना होता है। एक सेंट्रल बैंक है हमारे देश में, हमारे भारत में, जो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रखना पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको CRR से याद रखना, हो जाएगा, है ना। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। मैं आपको एक फिर से इसको एक पॉइंटर बता देता हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ LRR, यानी कि एक ये कॉम्पोनेंट है LRR का, विच इज़ टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। कुछ पार्ट जो है सेंट्रल बैंक भी अपने पास रखवाता है। फिर आते हैं हम लोग SLR, यानी कि यहाँ पे मैं इसको यहीं से ले आता हूँ। SLR जिसका फुल फॉर्म है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, ये भी एक पार्ट ही है किसका, LRR का, जो किसे रखना होता है, ये बैंक्स को अपने पास खुद रखना पड़ता है, ठीक है। SLR आता है हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास, और तो और CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये जाता है हमारे सेंट्रल बैंक के खाते में। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ कि कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मनी क्रिएशन है वो कैसे होता है किस भी सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब मान लीजिए कि LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो है मेरा 20%। मैं इसको माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा LRR है कितना, चलिए इसको हम लोग दूसरे उस पर ही करते हैं, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। मान लीजिए हमारा LRR लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, मैं ये मान के चलूँ कि 20% है, ठीक है। और तो और एक फ्रेश डिपॉजिट आया है मेरे पास, जो कितने का है, जो है मेरे पे 10,000 का, यानी कि 10,000 का, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को ही पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक्स को जो है अपना वो 20% अपना वो रखना है, क्या, LRR, यानी कि कमर्शियल बैंक को अपने पास इसका रखना है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि अब भाई 2,000 मान लो, अब कैश हो गया, है ना, यही तो हुआ ना। क्योंकि मान लो मेरा LRR 20% है, और तो और एक फ्रेश डिपॉजिट आया है मेरे पास कितने का, 10,000 का, और जो बैंक से उनको 20% अपने पे रखना है, तो फिर कैश हमारे पे बचा 2,000, ठीक है। तो अब एक मैं आपको एक छोटी सी टेबल तो नहीं, बट हाँ डिपॉजिट्स, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। डिपॉजिट, है ना, माफ़ कीजिएगा, मैं इसको डी ही लिखता रहूँ, आप लोग समझ जाना, ये है हमारा डिपॉजिट। फर्स्ट राउंड में आया हमारा कितने का इन्वेस्टमेंट, 10,000 का, और रिजर्व्स हमने रख लिए भैया 20% यानी कि 2,000। और अब मैं कहूँ कि अब भाई लोन कितना दे पाएगा बैंक,
10,000 माइनस 2,000 करो तो कितना आएगा, 8,000 आएगा। और ऐसे ही अब करते करते अब देखो अब क्या हुआ, इतने का लोन जनरेट हो पाया। अब ये डिपॉजिट मेरा 8,000 यहाँ पे चल के आ जाएगा, ठीक है, 8,000 यहाँ पे चल के आ गया। और 20% उसका फिर से बैंक ने रख लिया, वो हो गया 1,600। 8,000 माइनस 1,600 कितना होता है, वो होता है 64,000, 6,400, ठीक है। 6,400 अब हमारा यहाँ पे लोन के उस कैटेगरी में आ गया। अब मैं थर्ड राउंड में वापस से इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, यानी कि मेरे डिपॉजिट के राउंड में आ जाएगा कितना, 6,400। और अब 20% वापस से मेरे बैंक ने रख लिया, तो कितना हुआ, 1,280। इतना ही हुआ ना। अगर कुछ कैलकुलेशन हो जाए तो आप लोग बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। क्या हो गया, 1,280। और अब 6,400 माइनस 1,280 करें तो कितना बचेगा, 5,120 ही तो बचेगा, 5,120 बचेगा। अब वापस से फोर्थ राउंड में भैया ये यहीं पे ही आ गया। तो ऐसे ही करते करते आप लोग ये ध्यान देंगे कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट तो बहुत कम का था ना, 10,000 को तो था, पर मैंने कितने का उसका डिपॉजिट बना दिया, मैंने उसका बना दिया टोटल 50,000 का डिपॉजिट मैंने बना दिया। रिजर्व्स मैंने रख लिए अपने पे टोटल 10,000 के, और जो लोन्स हो गए मेरे वो जनरेट हो गए मेरे 40,000 के। मैंने एक ये रफ वैल्यू मानी है, ठीक है। तो आप लोग इस पर वो मत करना, गुस्सा मत करना, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा किसका, क्रेडिट क्रिएशन में कमर्शियल बैंक। अगर आप क्या होगा ना, बोर्ड्स में आपके पक्का आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, वेरी वेरी श्योर। तो बहुत ही अच्छे से करके आना, कर लेना इसको, है ना। और मैं एक PYQ भी लाया हूँ आपके लिए, जो मेरे बोर्ड्स में भी आया था ऑफ कोर्स, इसलिए मैं 3 मेन PYQs लाया हूँ। और तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs हैं, क्योंकि पक्का से आएंगे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। तो अब इसका यही था। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला है हमारा कि मनी क्रिएशन का ही मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। मनी क्रिएशन क्या है, मनी क्रिएशन का एक बहुत ही एक आसान सा एक ये फॉर्मूला है कि भैया आपके जो इनिशियल डिपॉजिट्स आ गए ना, उनको ले लो, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में क्या कर दो आप, इसका कर दो 1 में लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो में क्या आता है हमारा, आपको मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, CRR और तो और SLR, ये आता है हमारा, ठीक है। तो अच्छे से इसको बाय हार्ट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगी। या तो आपको एग्जाम्पल लेने को बोल देगा, या तो आपको इस पर एक MCQ ही बना देगा वो। और मेरे में भी आया था, मेरे बोर्ड में भी आया था, है ना। तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। अब मैं आगे बढ़ूँ तो एक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा, या फिर मैं कहूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा मनी, या फिर मैं कहता हूँ क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्या होता है, इसके ना कुछ कुछ नाम हैं। इसका पहला नाम मैं बता देता हूँ, मनी मल्टीप्लायर। क्या है, मनी मल्टीप्लायर। और इसके क्या क्या हैं अदर नाम, इसके अदर नेम्स हैं। एक आ गया हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर, और एक आ गया हमारा क्या, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जो मेजर करता है कि भाई जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट ऑफ मनी। यानी कि जो बैंक है वो हमारा भाई कितना अमाउंट क्रिएट कर पा रहा है विद एवरी यूनिट ऑफ मनी, ठीक है। और किस फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में। राइट, जैसे मैंने आपको जो यहाँ पे एक ये दी थी ना टेबल, जो मैंने आपको बनाई थी यहाँ पे अभी, ये रही वो टेबल, ये डिपॉजिट कि भैया ये बैंक है कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर पा रहा है ना, विद एन एडिशन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लोन का दिखाया ना कि भैया अब लोन इतने का हो गया, तो फिर मैंने वो भी मैंने इसको डिपॉजिट में ही ला के आपको दिखाया, है ना। लोन इतने का जनरेट हुआ तो फिर रीपे भी तो होगा, है ना। तो इसका इतना सा यही था। मनी मल्टीप्लायर का मैं आपको नाम बता रहा था कि भाई मनी मल्टीप्लायर को हम लोग कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर और तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है। और इसका भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 में LRR। तो अब मैं आपको कहूँ कि क्या ये गलत होगा कि अगर मैं मनी क्रिएशन का एक फार्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो ये भी हो सकता है कि भाई इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर, ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ, तो अब आप यहाँ पे मान लो कि LRR है आपका लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है।
तो मनी क्रिएशन इसका मैं ऊपर जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल बताई, इसी के मैं एग्जांपल से लूँ तो क्या होगा। इनिशियल डिपॉजिट कितने थे मेरे? 10,000। देखो अच्छे से बता दूँ, है ना, 10,000 के मेरे इनिशियल डिपॉजिट थे, और तो और 20% का मैंने इसका वो लिया एक, है ना, तभी तो आपके जो 2,000 आए वही तो हुए ना आपका। यहाँ पे देखो 2,000 जो मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया है ना, 20% ये हो गया। अब मैं कहूँ कि बताओ इसकी मनी क्रिएशन कितनी हुई, तो क्या बोलेंगे कितनी हुई। इसका मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया, ये है इनिशियल डिपॉजिट इंटू में 1/LRR। लीगल रिजर्व रेशियो है मेरा 20% का, और मेरा इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 का, तो यानी कि 10,000 इंटू में 1/20%, यानी कि 50,000 रुपये का मेरा मनी क्रिएशन है, राइट। तो इसमें बस इतना ही था, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो इसमें तो देखो इतना ही था। अब मैं आपको बता दूं कि भाई सेंट्रल बैंक क्या है, और तो और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक आप सभी को पता है कि हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक इंडिया में क्या है? ये इंडिया में इसको बोलते हैं हम लोग आरबीआई, और ये है हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कह दूँ सर्कुलेटरी, या फिर मैं कह दूँ डिग्नेटरी, मैं कह दूँ अगर इंग्लिश में आपसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँ, तो ये आरबीआई हमारी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ऑफ अ कंट्री, जो क्या करती है, जो ऑपरेट करती है और क्या करती है, और तो और कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है, और तो और रेगुलेट करती है, क्या, मॉनेटरी एज वेल एज फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। और तो और ये है कि इट डज़ नॉट इंगेजेस इट सेल्फ इन ऑर्डिनरी बैंकिंग, यानी कि जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स आपके जो ऑर्डिनरी बैंकिंग में हैं वो ये नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भाई एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसी के अंडर में ही तो हमारे सारे सेंट्रल बैंक्स आते हैं, है ना। यही एक बॉडी है जो इन सबको ओवरसी करती है। जैसे हमारे परिवार में, हमारी फैमिलीज़ में, या तो हमारी मदर सबको ओवरसी करती होंगी, या तो हमारे फादर सबको ओवरसी करते होंगे, वैसा ही हमारा सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक्स को ओवरसी करता है। और अब इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। फंक्शंस हैं हमारे कुछ सेंट्रल बैंक के। पहला है हमारा बैंक ऑफ इशू, कहते हैं इसको हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का, बैंक ऑफ इशू। दूसरा है इसका बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर सुपरवाइज़र। एक होता है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, LLR। भाई देखो कंफ्यूज मत होना, है ना, मैंने दो जगह LLR लिख दिया है ना। फिफ्थ पे आता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और छठे पे आता है हमारा क्रेडिट कंट्रोलर। मैं सारे यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा, माफ़ करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाई कुछ पॉइंटर्स देखते हैं बैंक ऑफ इशू का क्या है। बैंक ऑफ इशू का भाई सबसे, मैं आपको कहूँ कि बहुत ही एक सिंपल सा एक एग्जांपल यही है। एग्जांपल क्या भाई, फैक्ट ही है कि जो आपकी करेंसी मेकिंग जो आपकी अथॉरिटी है ना, वो क्या है आपकी, वो आपकी आरबीआई ही तो है, वही तो आपकी बैंक ऑफ इशू है। ये मैं आपको खैर जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो आपके जो आपके नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, वो कौन निकालता है? वो निकालता है हमारा आरबीआई, है ना। और तो और जो हमारे कॉइन्स होते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, वो निकालता है हमारे कौन, वो निकालता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तब मैं आपको जिसके पॉइंटर्स बताना चाहूँ बैंक ऑफ इशू के, तो ये यही है कि भाई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ टू इशू पेपर करेंसी नोट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी जो पेपर के करेंसी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई तो करता है, ठीक है। एंड इट हैज़ इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स विच प्रिंट एंड इशू पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी एंड इशू पेपर करेंट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, नोट्स एज वेल एज कॉइन्स, किसके? 1 रुपी के, क्योंकि वो इशू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी कंट्री का,
है ना, जो हमारी मंत्री हैं हमारी मंत्रालय की, वो हैं हमारी निर्मला सीतारमन। ठीक है, आता है ये CUET में पक्का आएगा, देखना। और अब क्या होता है कि भाई द करेंसी इशू रिप्रेजेंट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन बताया, बहुत ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि जो लीगल टेंडर है उसका बहुत ही एक आसान सा मतलब यही है कि उसको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि बाय लॉ वो एक्सेप्टेड है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जो हमारा RBI है वो लॉज एंड रेगुलेशंस को विपरीत फॉलो कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है ना, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ कि इसके क्या क्या हैं, अच्छे से करना। बेनिफिट्स आई एम प्रीटी श्योर आएंगे, बोर्ड्स में मेरे भी आ चुके थे, प्री बोर्ड्स में माफ़ करिएगा, प्री बोर्ड्स में रहे थे। तो अब क्या है, पहला है कि इट गिव्स द पावर टू बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अगर एक ही बॉडी के पास ये पावर होगी कि वो इशू कर पाए क्या, करेंसी के नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन्स, तो क्या होगा, उसके पास पावर होगी टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, जो हमारा हेल्प करेगा इन्फ्लेशन और तो डिफ्लेशन को क्या करने में, कंट्रोल करने में। ठीक है, फिर आता है हमारा कि भाई वो यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है, नोट सर्कुलेशन इंश्योर करती है कि भाई पब्लिक का फेथ बना रहा है किसमें, करेंसी के सिस्टम में। अगर मान लो कि 3-4 बॉडियाँ आ गई और वो अपनी अपनी करेंसी निकाल रही हैं, तो क्या पब्लिक को उतना फेथ बन पाएगा, क्या पब्लिक को भरोसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और एक है कि इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि डिप्रिसिएशन और तो अप्रिसिएशन। इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, पर इसको ओवरसी ज़रूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करके जाइएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, क्योंकि अब मुझे आप लोगों को दूसरा पढ़ाना है ना। पहला फंक्शन था हमारा बैंक ऑफ इशू, सेकंड फंक्शन है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब क्या है कि जो RBI है वो हमारा क्या है, बैंकर है गवर्नमेंट को। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है या फिर आप लोग कह लो RBI है, वो क्या करता है एज ए बैंकर, वो जो है कैरी आउट करता है जो बैंकिंग बिजनेसेस होते हैं ना हमारी सरकार के। क्योंकि भाई सरकार है, उस पर ऐसा तो है नहीं जैसे हम इंडिविजुअल्स पे, जैसे कि 10 लाख की अर्निंग होगी, 12 लाख की अर्निंग हो गई। भारत में, या तो मैं कहूँ कि इंडिया में करोड़ों में बात चलती है, लाखों करोड़ों में बात चलती है ना, हज़ारों करोड़ों में बात चलती है। तो जो RBI है वो हमारी जो सरकार है उसकी हेल्प करता है किसमें, कि भाई आपके जो जो बिजनेसेस हैं, है ना, वो सब करने में, लोन्स एंड ऑल करने में, है ना, या तो रीपे करने होंगे या तो भैया आपको लेने पड़ेंगे लोन्स, राइट। तो यही है, क्या करती वो, एंड द गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंसेज विद द सेंट्रल बैंक। जो अपनी जो सरकार है हमारी भारत सरकार, वो अपने जो कैश बैलेंसेज हैं वो किस पे रखती है, सेंट्रल बैंक पे यानी कि RBI पे रखती है। और तो और एज एन एजेंट वो खरीदती भी है और तो और सेल भी करती है सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ का मतलब बेसिक से आप यही समझो अभी कि भाई स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, और अब आता है हमारा कि एज एन एडवाइज़र भाई क्या ही करेगी हमारी RBI, वो जो है एडवाइस करती है गवर्नमेंट को बहुत ही विभिन्न प्रकार के उस पे टॉपिक्स पे, विषय पे। जैसा कि मैं कह दूं आप पे कि इकोनॉमिक आ गया, मॉनेटरी आ गया, और तो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जितने भी, इकोनॉमिक, मॉनेटरी और तो और फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब यही था। अब आता है हमारा कि बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। तो जो सेंट्रल बैंक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो है ओवरसी करता है किनको, कमर्शियल बैंक्स को, कि क्या अपना जो कर्तव्य है, जो अपना काम है, वो ठीक से निभा भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, एज अ बैंकर्स बैंक इट ग्रांट्स लोन्स टू वेरियस कमर्शियल बैंक्स। क्या करती है, जो हमारी RBI है वो भी लोन्स देती है। ऐसा नहीं है कि बस आम आदमी ही जाके लोन मांगती है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स को भी लोन मिलता है किससे, RBI से। किस लिए मिलता है, ताकि भाई वो लोग अपनी फुलफ़िल कर पाए नीड्स, और जो फंड्स में शॉर्ट पड़ रहे हैं वो अपने फंड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। और तो और क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा कुछ जैसे कि आप लोग अभी इसको ऐसे ही समझो, जैसे कि कुछ भी जो एक्स्ट्रा जो पैसे बच गए, मान लीजिए कुछ कमर्शियल बैंक्स भी अपने पैसे को डिपॉजिट करती हैं किस पे, सेंट्रल बैंक पे। ऑलराइट, ठीक है, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी कि मैं बोलूँ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो जो हमारा RBI है वो क्या है,
वो एक कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का, यानी कि बोल दो डिपॉजिट्स का ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स। तो क्या हो गया कि मान लीजिए कि पंजाब या फिर नहीं, मैं ऐसे बोल लूँ कि HDFC ने बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या ले लिया है, लोन लिया था, परंतु उसने अभी तक उसका चुकाया नहीं है लोन। तो क्या करता है जो RBI है, वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का उस पर पावर होती है, जिसमें क्या होता है, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, वो कैश रिजर्व्स तो होल्ड करता ही है ना, किसके, कमर्शियल बैंक्स के। तो फिर वो जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इंटरनली ही रिजॉल्व कर देता है, उनका इंटरनली ही समाधान निकाल देता है, ठीक है। तो जो भाई लोन लिए हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सबको सॉल्व करता है कौन, RBI, और अपने किस पावर के थ्रू, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के थ्रू। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने आपको लिखा नहीं कि भाई, मैंने आपको सोचा मैं आपको समझा ही दूँ अच्छे से, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब भाई अब जब आप लोगों पे पैसे की कमी हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाते हो, अपने पेरेंट्स के पास ही तो जाओगे, है ना, पड़ोसी के पास तो जाओगे नहीं कि भैया मुझे पैसे दे दो मेरे ख़त्म हो गए। आप लोग जाओगे अपने पेरेंट्स पे। वैसे ही हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो चले जाते हैं RBI पे कि भैया हम पे पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें कहीं से अब अरेंज नहीं हो पा रहा है, हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। तो RBI कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ लोन दे देता हूँ, पर एक शर्त पे कि आपको लौटाना पड़ेगा, और तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा, है ना, कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा कि इसका एक प्रॉपर टर्म होता है, ठीक है। तो बस यही था इसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में। और एक आता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि जो RBI है हमारा, वो जो है फॉरेन एक्सचेंज को ओवरसी करता है, उसका कस्टोडियन होता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज बोलते हैं, जो आपका यूनिट आएगा उसमें आप लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई है तो है क्या फॉरेन एक्सचेंज। अभी के लिए आप इसको बाहर की करेंसी ही समझो, अभी आप इसको दूसरे यूनिट ऑफ अकाउंट से समझो। यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि अलग अलग करेंसी अलग अलग देशों के। तो क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कस्टोडियन होता है हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है भाई, वो मेंटेन करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को, और तो और ताकि वो प्रमोट कर पाए भाई इंटरनेशनल ट्रेड को, और तो क्या कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए अपने एक्सचेंज रेट, ताकि भाई एक एग्रीड लिमिट हो उसकी, है ना। कोई भी चीज़ लिमिट में तो करेंगे, है ना, आउट ऑफ लिमिट कुछ करेंगे नहीं। तो इसमें बस यही था। अब एक हमारा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आता है हमारा, जो है हमारा क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में इसको लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। यानी कि ये ओवरसी करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कि भैया आप कितनी मनी सप्लाई करवा रहे हैं इकॉनमी में। तो ये इसको ओवरसी करता है क्या, मनी सप्लाई, MS को, ठीक है। और कैसे करता है मैं बताऊं अगर, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझना अच्छे से, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका मोटा मोटी यही था, इसका बेसिक सा मतलब भी यही था, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब एक आता है हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं क्या हूँ, अब एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, जिसमें इसके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो आपका देखो पक्का से पक्का ही आएगा, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि आता ही है, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और तो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, जो है हमारा क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ क्या है, क्या करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो 2 मेथड्स होते हैं, पॉलिसी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझना, अच्छे से समझेंगे सभी लोग। एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव यानी कि जिसमें भाई कुछ वैल्यू हो, क्वांटिटी हो कोई, है ना, क्वांटिटेटिव, माफ़ करिएगा हैंड राइटिंग के लिए। और एक आता है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी बेसिस पे हो, है ना। क्वांटिटेटिव में आती है हमारी कुछ क्वांटिटी, क्वालिटेटिव में आती है हमारी क्वालिटी, राइट।
तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव में आता है हमारा बैंक रेट। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या क्या आता है हमारा। सबसे पहले छोड़ो, मैं आपको यहाँ से हटा के यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, है कि नहीं, ये बेस्ट रहेगा यही। ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आ गया हमारा बैंक रेट। बैंक रेट या फिर मैं BR कह दे रहा हूँ, है ना। बैंक रेट किस में आ गया हमारा, क्वांटिटेटिव में। एक आ गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। एक आता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक आता है हमारा रेपो रेट और एक आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब मैं आपको एक एक के बारे में आसान शब्द में मैं आपको बताना चालू करता हूँ और तो कुछ पॉइंटर्स भी दूंगा, तो अच्छे से लिखते चलिएगा। कोई नहीं आपको रोक सकता है फिर बोर्ड्स में टॉप करने से इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो बैंक रेट क्या है। बैंक रेट एक इज़ द रेट, बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो क्या है बैंक रेट। बैंक रेट एक वो मिनिमम रेट है जिस पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, RBI है, वो लेंड करता है किसको, लोन। किसको देता है वो लोन, कमर्शियल बैंक्स को, उनको पैसा देता है ना। द इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीजेज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रेडिट बिकम्स डियर और एक्सपेंसिव। अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि अगर मैंने इंटरेस्ट बहुत लगा रखा है, कि यानी कि मैंने ब्याज बहुत लगा रखा है कि अगर मैंने आपको इतने पैसे दिए तो मुझे उसका कुछ इतना अमाउंट और आपको देना पड़ेगा, है ना, उस पैसे के साथ साथ। तो क्या लगता है आपको कि क्या जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना पैसा डालेंगे RBI में, क्या वो अपना कुछ डिपॉजिट करेंगे RBI में? जी नहीं, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन बैंक रेट क्या करता है, क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम कर देता है, यानी कि पैसे को थोड़ा कम कर देता है। मैं आपको आसान शब्द में बताऊँ तो, ठीक है। फिर आता है हमारा डिक्रीज़ इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट में डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर जो हमारा क्रेडिट है वो एक्सपैंड कर जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कम ब्याज ले रहा हूँ, मैं आपसे कम मुआवजा ले रहा हूँ, मैं आपसे कम इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो क्या होगा, आप लोग तो आओगे ही ना, आप लोग तो फिर भैया आप रखोगे ही मेरे पास, है ना। क्योंकि क्या होगा, अब क्रेडिट एक्सपैंड हो गया, इसका बेसिक सही मतलब था। ठीक है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रेडिट एक्सपैंड्स। कॉन्ट्रैक्ट किस में करता है, यानी कि कम होता है जब हमारे बैंक रेट में इंक्रीज़ होता है, राइट। और डिक्रीज़ इन बैंक रेट जब भी होगा तो फिर जो हमारा क्रेडिट है वो एक्सपैंड कर जाएगा। फिर आते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे, सरकार के बिहाफ पे। अब अगर मैं सेल कर दूँ अपनी सिक्योरिटीज़ तो जो मेरा पैसा इकॉनमी में वो कम हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब मैं परचेज़ कर लूँगा सिक्योरिटीज़ की, जो क्रेडिट है वो एक्सपैंड कर जाएगा, राइट। इसका और मैं आपको अगर थोड़े से पॉइंटर्स देना चाहूँ तो ये भी आप लिख सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इफ कैश बैलेंसेज आर इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेज एंड इफ कैश बैलेंसेज आर रिड्यूस्ड द फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीजेज, जो मैंने आपको भी बताया, राइट। फिर आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है CRR, यानी कि इट रिफर्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। ये मैं आपको सब बता ही चुका हूँ, है ना। थोड़ी थोड़ी और बातें बता रहा हूँ, तो आसान ही है सब, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। जो मैंने आपको भी बताया वही है ना। कि भाई कुछ मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है वो उसको किसको देना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर यानी कि अगर इंक्रीज़ हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो में तो फिर जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और तो जो डिक्रीज़ इन CRR होगा तो फिर क्रेडिट एक्सपैंड कर जाएगा। अभी आपको ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। मेन आप इसके बस पॉइंटर्स याद रखना, मेन आप इसके बस, है ना, मेन पॉइंट याद रखना। अब आता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हर एक बैंक है उसको ना बाय लॉ या फिर जो RBI वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको अपना इतना पैसा तो आपको रखना ही रखना बैंक में अपने एसेट्स के बतौर पर। और एसेट्स उनके क्या होते हैं SLR में, कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या होते हैं, जैसे कि भाई कैश इन हैंड हो गया, है ना,
यही आपके एसेट्स हैं बेसिकली, कैश इन हैंड हो गया, मेन एसेट यही है किसी भी कमर्शियल बैंक का, राइट। फिर आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पे जो सेंट्रल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट, ठीक है। और तो और इसको हम लोग रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन देती है कौन, आरबीआई, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अच्छे से याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। फिर हम लोग आते हैं कि भाई रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट आपका लॉन्ग टर्म है ना, वाइस वर्सा है रेपो रेट के। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थ्रू परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो क्या होता है ना, एक पॉइंट तो ये भी है आपका, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो आपके जो लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं वो आपके रिवर्स रेपो रेट में आते हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं पर ऐसा होता है। और जो आपके जो रेपो रेट है वो एक आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कमर्शियल बैंक देता है। और तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने सरप्लस फंड जो है सेंट्रल बैंक को दे सकते हैं, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और तो और इसको हम लोग रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इतना हमारा समाप्त होता है। अब आता है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्या, मैं इसको मिटाता हूँ फिलहाल, जो है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है आपका क्या, पहला कंपोनेंट आता है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट में ये होता है कि मार्जिन एक हमारा डिफरेंस है किसमें, बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर एंड द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन। या आप बस इसको रट्टा मारना, क्योंकि इसका और कोई और चारा है नहीं क्वालिटेटिव मेथड्स का ना। क्वांटिटेटिव तो चलो आप समझ पाओगे, बट इसको आपको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुझे भी होती थी जब मैं 12th में था, ठीक है। तो मैंने इसको बस रट्टा मारा था, मैंने इसको बस याद किया था। पॉइंटर इसका यही कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स की जो मार्जिन है वो एक डिफरेंस है किसमें, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर एंड द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 20% की है और जो बोरोवर है वो अवेल कर सकता है लोन कितने परसेंट का, मात्र 80% का ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी द बोरोवर हैज़ प्रोवाइडेड। यानी कि मैंने तो भैया अपनी 100% ही मान लो आप करी है ना, पर 20% उससे हटा दिया बैंक ने और उसने बोला कि अब आपको 80% के ही बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। बेसिक सा मतलब यही है, राइट। फिर आता है एक हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। इट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकॉनमी। फिर क्या है हमारा जो आरबीआई वो फिक्स कर देता है क्रेडिट कोटा किसके लिए, कुछ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। और तो और कमर्शियल बैंक्स के लिए भी, बल्कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन पर कोई अथॉरिटी नहीं होती है इस कोटा को इंक्रीज़ कर दें वाइल ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। क्योंकि भाई बैंक को भी तो अपना देखना पड़ेगा ना कि भाई वो लोग अपना रिकवर कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली होता है हमारा रैशनिंग ऑफ क्या, क्रेडिट, राइट। अब एक आखिरी आता है हमारा मॉरल सुएसेशन। मॉरल सुएसेशन होता है हमारा, द पॉइंटर बता रहा हूँ मैं आपको, वो होता है हमारा द सेंट्रल बैंक इज ऑफन एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव थ्रू मेंबर बैंक्स। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले लिख दूँ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, राइट। और एक आता है हमारा मॉरल सुएसेशन। मॉरल से आप याद रखना कि भाई आपका कैरेक्टर याद रख लेना किसी भी इंसान का, है ना। तो क्या होता है कि मॉरल सुएसेशन ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मॉरल सुएसेशन, माफ़ कीजिएगा हैंड राइटिंग के लिए, पेन नहीं है मेरे पास, मैं अपनी उंगलियों से ही लिखता हूँ, तो वही है। तो मॉरल सुएसेशन में आपका जो सेंट्रल बैंक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, वो क्या करती है, वो एम्पावर करती है टू इशू डायरेक्टिव्स टू मेंबर बैंक्स। यानी कि भाई वो जो जितने भी मेंबर बैंक है वो उन सबको एक डायरेक्टरी इशू करती है, उनको क्या करती है, उनको एक बेसिकली आप जैसे आपके स्कूल में जैसे नोटिस नहीं निकलते हैं वैसे ही हमारी जो आरबीआई है वो भी एक वो करती है, क्या करती है,
द सेंट्रल बैंक इज़ ऑफन एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव्स, एक डायरेक्टिव दे देती है, एक मार्गदर्शक, एक माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे बोल देता हूँ। बेसिकली एक भाई जैसे टीचर होता है ना, वो आपको राह दिखाता है, वो आपको करेक्ट पाथ दिखाता है, वैसे ही हमारा आरबीआई भी कुछ ऐसा ही है। टीचर ही मान लीजिए आप आरबीआई को, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक डायरेक्टिव देता है अपने मेंबर बैंक्स को। ये ना, ये डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल के बारे में होते हैं। जैसे कि भाई प्रोवाइड कर देते कि भाई लोन्स एक पर्टिकुलर टाइप के, राइट। जैसे कि भाई होम लोन्स, भाई बहुत ही ज़्यादा मनी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में, तो जो आरबीआई है वो एक डायरेक्टिव जारी कर देगा अपने मेंबर बैंक्स के पास कि अब आप रुक जाइए, अब आप थम जाइए, अब मत प्रदान करिएगा इस टाइप का आप लोन, ठीक है। और तो और ये भाई एडवाइसेस भी देता है कि भाई क्या कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए लोन देते समय, राइट। जैसे कि भाई आपके जो एनजीओज एंड ऑल हो गए, इनको मेन क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, राइट। और अगर मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब बताऊं, भाई आरबीआई बना तो बना कब था, ये तो हमने सुना ही नहीं। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, वो फाउंड किया गया था कब, 1 अप्रैल 1935। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, पक्का से आएगा, लिख के ले लो, किसी ना किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा, राइट। 1935। और एक था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, जो आया था हमारा 1934 में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट, मैं इसको लिख देता हूँ बल्कि, है ना, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आया था कब, 1934 में, तो ये आपके सीयूईटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको अपनी मेमोरी की उससे बताऊं, तो ये था जो सेंट्रल ऑफिस था किसका, रिजर्व बैंक का, पहले वो कोलकाता में था, पर उसको 1937 में, उसको 1937 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कोलकाता KL टू मुंबई, कब, 1937, यानी कि 1937 के ईयर में इसको मूव कर दिया था, राइट। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये मनी एंड बैंकिंग का यूनिट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी ना आया हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं हर एक का जवाब दूंगा। या तो आप लोग मुझे इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना जो भी डाउट हो पर्सनली भी, राइट। और ये थे मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 PYQs मनी एंड बैंकिंग दोनों के, राइट। पहला है हमारा, देखो ये दिल्ली आया था 2013 में, भाई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स फेस्ड अंडर बार्टर सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, है ना। एक PYQ है, इसको आप लोग रीड करिएगा क्योंकि पक्का आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, अच्छे से रीड करिएगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं तो हूँ ही, राइट। फिर एक लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बार्टर एक्सचेंज पे पक्का से एक सवाल पक्का ही है आप लोगों का, ठीक है, तो अच्छे से करना। फिर आता है हमारा जो मैंने आपको भी बताया, कैश रिजर्व रेशियो CRR, इसमें इन द कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका रिवर्स रेपो रेट, राइट। क्या है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऐसे ही आपको अपने आंसर्स फॉर्म करने हैं, इसलिए मैं ये आपके लिए ले आया पूरा ही स्क्रीनशॉट ही कि भाई ऐसे आप लोगों को आंसर अपने फॉर्म करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी शुरुआत में एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है, फिर आपको उसके बीच का कंटेंट लिखना है, आप उसी डेफिनेशन को लगभग अच्छे से एक्सप्लेन करना कि भाई कोई कमी ना रह जाए, है ना। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपके इन्हीं पॉइंट्स के नंबर देगा, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको नंबर देगा। तो ये करना है आपको। देन आपको कंक्लूजन में अगर फॉर्मूला है किसी चीज़ का तो वो दे देना है, फॉर्मूला नहीं है फिर इसको एक छोटे से उसमें कंक्लूड कर देना, ठीक कि भाई इसका आप लोगों ने क्या मतलब निकाला, रेट, वैसे कुछ। एंड एक सवाल हमारा ये है जो मैंने आपको अभी करवा भी दिया था, खैर, जो 10,000 वाले जो मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल लिया था वो यहीं से मैंने उठाया था, राइट।
तो आप लोग देख सकते हो कि कैलकुलेशन में ठीक ही ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ज्योग्राफी के लेक्चर में, है ना। बाकी इकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर में आप लोग देखना सरप्राइज आप लेके आएगा, है ना, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलूँगा। और एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि भाई बुक्स ले आओ आप CUT के लिए, मतलब जो ऑथर्स हैं, है ना, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो जो बुक्स पब्लिश की हैं वो आप इस पर एक वीडियो बना दो। तो देखो बेटा, ऐसा है ना कि अभी तो टाइम है CUT में, पहले अपने बोर्ड्स तो कर लो। जब तक बोर्ड्स के कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक CUT नहीं कर पाओगे, है ना। और अभी तो इसमें देखो कोई ऐसे ऑथर्स का नाम है भी नहीं, देखो, है ना, इसमें नहीं है। जो आपके मेन ऑथर के नाम आएंगे वो आगे चल के आएंगे, और तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर्स के नाम आएंगे, इकोनॉमिस्ट के नाम आएंगे, वो आएंगे आपके किस में, जो आपकी दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स में, राइट। तो देखो भाई, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए MCQs लाऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि भाई लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, और तो और आप लोग बोर भी ना हो जाओ, है ना। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे आज ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए MCQs लाऊंगा, डोंट वरी, प्रॉमिस है मेरा, है ना। अगले लेक्चर में MCQs आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।